प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 7वीं का अध्याय नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए उदाहरण के अनुसार अंतिम ध्वनि के आधार पर तीन शब्द लिखो। पहला जो शब्द दिया गया है कनक, वो आपको उदाहरण के रूप में दिया गया है। कनक की अंतिम ध्वनि से मिलते हुए अन्य शब्द दिए गए हैं जनक, भनक, सनक। आपने भी इसी तरह से अनार, तारक, गगन, होड़ा, होड़ी इन शब्दों से मिलती हुई ध्वनि वाले तीन शब्द लिखने हैं। हम पहले शब्द को लिखते हैं अनार। अनार से मिलती हुई ध्वनि वाले शब्द हैं मीनार, सुनार, कचनार। तारक, धारक, मारक, हारक। गगन, लगन, मगन, अगन। होड़ा होड़ी, घोड़ा घोड़ी, रोड़ा रोड़ी, जोड़ा जोड़ी। प्रश्न संख्या 2। हम पंछी उन्मुक्त गगन के का क्या अर्थ है? आपको पता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये क्या है, हमारी कविता का शीर्षक है। तो इसका अर्थ हमें बताना है। हम पंछी किसको कहा जाता है? पक्षी को। उन्मुक्त होता है स्वतंत्र या आजाद, गगन आसमान या आकाश के। तो हम लिख सकते हैं हम पक्षी स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले हैं या रहने वाले हैं, या हम पक्षी कहाँ के हैं? स्वतंत्र आसमान के। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। तुमने कौन कौन से पक्षी उड़ते देखे हैं? किन्हीं दो के चित्र बनाओ और नाम लिखो। प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारे पक्षी अपने आसपास में उड़ते हुए देखे हैं, उनके नाम लिखने हैं। आप जैसे मैंने लिखे हैं कौवा, कबूतर, चिड़िया, तोता, मोर, कोयल, बगुला, बया, मैना, बाज आदि। इस प्रकार से आपने जो जो पक्षी अपने आसपास उड़ते हुए देखे हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं। और किन्हीं दो पक्षियों के चित्र आपने बनाने हैं। ये 2 बॉक्स दिए गए हैं, इनके अंदर आप किन्हीं दो पक्षियों के चित्र बनाएं। मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया है। ये मैंने चित्र बनाया है तोता, और ये जो चित्र है मोर का। आप भी इसी प्रकार से कोई भी चित्र बना सकते हैं, उनमें रंग भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4। क भाग। उन पक्षियों के नाम लिखो जो ज्यादा समय तक नहीं उड़ सकते। किसी एक का चित्र बनाओ। बच्चों, आपने उन पक्षियों में से किसी एक पक्षी का चित्र बनाना है जो ज्यादा समय तक, यानी ज्यादा देर तक या ज्यादा दूरी तक नहीं उड़ सकते। ऐसे कुछ पक्षी हैं, मैं उनके नाम लिख रहा हूं। जैसे मुर्गा है, वो ज्यादा समय तक या ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता। शतुरमुर्ग, कीवी, मोर, पेंगुइन आदि। तो इनमें से आप किसी भी एक पक्षी का चित्र बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मुर्गा का चित्र बनाया है। भाग ख। नीड का क्या अर्थ है? यानी कि नीड का क्या अर्थ होता है? क्या नीड और नीर एक ही हैं?
क्या नीड और नीर जो शब्द हैं ये एक ही हैं? नीड के लिए कौन सा शब्द हो सकता है? नीड से 2 वाक्य बनाओ। तो नीड का अर्थ है घोंसला। नीड और नीर एक नहीं है। नीड और नीर एक नहीं है। और नीड के लिए कौन सा शब्द हो सकता है? घोंसला, क्योंकि नीड का अर्थ होता है घोंसला। अब नीड शब्द से 2 वाक्य भी बनाने हैं, लिखने हैं। नंबर 1, बया पक्षी बहुत सुंदर नीड बनाता है। जो बया पक्षी होता है वो बहुत ही सुंदर अपना नीड या घोंसला बुनता है, बनाता है। वाक्य नंबर 2, पक्षी तिनका तिनका इकट्ठा करके अपने लिए नीड बनाते हैं। नीड किसको कहा जाता है? घोंसले को। इसलिए मैंने ये कोष्ठक के अंदर लिख दिया है ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, कोई भी पक्षी या पशु बंधकर रहना पसंद क्यों नहीं करते? बच्चों, आप भी जानते हैं कि चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, कोई भी ज़्यादा बंधनों में बंधकर रहना, या जो पक्षी हैं वो पिंजरों में रहना, पशु है किसी एक निश्चित स्थान पर बंद कर रहना पसंद नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, इसको आपने बताना है, लिखना है। क्योंकि हर मनुष्य का या हर प्राणी का स्वभाव है कि उसको स्वभाव से ही आज़ादी या स्वतंत्रता पसंद होती है। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों को स्वतंत्रता, आज़ादी स्वाभाविक रूप से ही बहुत प्रिय होती है। यानी कि हर प्राणियों को, चाहे वो पक्षी है, पशु है या मनुष्य है, सभी प्राणियों को स्वतंत्रता जो है स्वाभाविक रूप से ही बहुत प्रिय होती है। अतः कोई भी पक्षी या पशु गुलामी का जीवन नहीं चाहता। कोई भी गुलामी का जीवन जीना नहीं चाहता, बंधनों में बंद कर रहना नहीं चाहता। प्रश्न संख्या 6, पक्षी किस किस अनाज एवं फल के दाने चुगते हैं? तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। आप देखते हैं कि कौन कौन से पक्षी किस किस प्रकार का अनाज या दाने या फलों को खाना पसंद करते हैं। तो उसमें लिख सकते हैं हम बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। फलों में है बेर, अमरूद, जामुन आदि। इस प्रकार आप जो भी अपने आसपास पक्षियों को किसी भी अनाज के दानों को या फलों को खाते हुए देखते हो तो आप उनका नाम लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 7, पक्षी या पशु को बांधकर रखने से क्या लाभ होता है? जब हम अपने घर में किसी भी पक्षी को या पशु को पालते हैं तो हम अपने पालतू पक्षियों या पशुओं को बांधकर क्यों रखते हैं? यदि हम किसी पक्षी या पशु को घर पर पालते हैं तो उन्हें पिंजरे में या किसी जगह बांधकर निश्चित स्थान पर रखते हैं। यानी कि उनको हम किसी एक निश्चित स्थान पर रखते हैं। पक्षी है तो उनको पिंजरों में, कोई पशु या जानवर है तो उसको हम किसी निश्चित स्थान पर बांधकर रखते हैं, ताकि पक्षी या पशु से पूरे घर में गंदगी ना फैले, कि उनके होने से हमारे घर में गंदगी न फैले, इसलिए हम उनको किसी न किसी निश्चित स्थान पर रखते हैं। प्रश्न संख्या 8, क भाग, नीचे दी गई कविता को अपने साथियों के साथ लय में जोर से गाओ। अपने साथियों के साथ इस कविता को लय में गाना है। जैसे हम किसी भी गीत या कविता को अच्छे से गाते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि लय में गाएं। 20 कचौड़ी पूरी 30, दोबारा से 20 कचौड़ी
पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, 3 पाव रबड़ी खाई, खीर कटोरे भर आई, लाला सब कुछ खा करके, यों बोले झल्ला करके, पापड़ नहीं खिलाया है, भूखा मुझे उठाया है। इन कविता की इन लाइनों को आपने अच्छे से गाना है और ध्यान देना है कि कौन कौन सी पंक्तियों की, कौन से शब्दों की जो आवाजें आपस में मेल खाती हैं, मिलती हैं। जैसे हमने इस प्रश्न में क्या हल करना है, अब उसकी तरफ चलते हैं। ऊपर लिखी कविता के कुछ शब्दों में एक सी ध्वनि होने के कारण एक लय सी बनती है। ऐसे दो शब्दों पर उदाहरण के लिए गोला लगाया गया है। इस कविता के बाकी एक सी ध्वनि वाले शब्दों पर गोला लगाओ। पुस्तक में दिया गया है इन दो शब्दों के ऊपर गोला लगाया हुआ है, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं कविता में, तो इनकी आवाजें आपस में एक जैसी हैं, मिलती हैं। 20 कचौड़ी पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, दोनों के अंतिम जो वर्णों की ध्वनि है वो एक जैसी है, 30 30। इसी तरह मैंने और जो शब्द हैं जिनकी ध्वनि आपस में मेल खाती है उनके ऊपर मैंने गोल दायरा लगा दिया है। आप भी अपनी कार्य पुस्तिका में इस प्रकार से एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों के ऊपर गोला लगाएंगे। जैसे खाई आई, अगली पंक्ति में खा करके झल्ला करके, आप आखिरी शब्द पे भी लगा सकते हैं या दोनों शब्दों का जो जोड़ा बनता है उसके ऊपर खा करके झल्ला करके। पापड़ नहीं खिलाया है, भूखा मुझे उठाया है। तो इसमें अंतिम दो शब्दों की ध्वनियां मिलती हैं, खिलाया है, उठाया है। तो आप इन शब्दों के ऊपर ऐसे गोला लगाएंगे। तो ये मैंने हल कर दिया है, आप भी अपनी कार्य पुस्तिका में एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों के ऊपर गोला लगाएं। प्रश्न संख्या 8 का ख भाग। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को गाकर देखो। जो हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता दी गई है उसको आपने गा करके देखना है। क्या एक लय सी बनती है? इस कविता में एक सी ध्वनि वाले शब्दों को छांटकर नीचे लिखो। आपने उस कविता को पढ़ना है। जिन शब्दों की ध्वनि एक जैसी मिलती है, उनमें लय बनती है, उन शब्दों को आपने छांट करके लिखना है। हमने जो अभी पाठ्य पुस्तक में कविता पढ़ी है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें जो एक सी ध्वनि वाले शब्द हैं उनको छांट करके मैंने रेखांकित कर दिया था। वहां से देखकर मैंने उन शब्दों को यहाँ पर लिखा है। आप भी अपनी कार्य पुस्तिका में इन शब्दों को इस प्रकार से लिख सकते हो। जिन शब्दों की ध्वनियां आपस में मिलती हैं उनके बीच में मैंने छोटा सा योजक चिन्ह लगाया है, ताकि इससे पता चल जाए कि ये ध्वनि आपस में मिलती हैं। पाएंगे जाएंगे, प्यासे मैदा से, भूले झूले, पाने दाने, होड़ी डोरी, डालो डालो। प्रश्न संख्या 9। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के अर्थ आपने यहाँ लिखने हैं, इनके लिए जगह दी गई है, और फिर आपने उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। अपनी तरफ से कोई भी वाक्य बनाने हैं। पहला जो शब्द है कनक तिल्ली। बच्चों, कनक जो शब्द है यह बार बार आएगा। कनक का अर्थ होता है सोना। तिल्ली का मतलब तीलियां या सलाखें या छड़े, पिंजरे आदि की जो छड़ होती हैं उनको तीलियां
या सलाखें कह सकते हैं। कनक का अर्थ है सोना, बार बार आएगा। सोना जो एक धातु होती है जिस धातु से महिलाएं अपने आभूषण, गले का हार, चेन, अंगूठी वगैरह जो सोने की पहनती हैं, ये वो धातु है। और कनक के अन्य अर्थ भी होते हैं। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है। गेहूं को देहात में कनक भी बोलते हैं। लेकिन इस कविता में जो कनक शब्द का प्रयोग हुआ है वो सोने धातु के रूप में प्रयोग हुआ है। तो कनक तिल्ली का अर्थ है सोने की सलाखें या सोने की छड़ें जो पिंजरे में लगी होती है, उनको सलाखें या छड़ें हम छड़ बोल सकते हैं। वाक्य में प्रयोग करते हैं, पक्षियों को पिंजरों की कनक तिल्ली में बंद रहना पसंद नहीं है। कोई भी जो पक्षी है उसको पिंजरों में बंद रहना पसंद नहीं है, भले ही वो पिंजरा सोने का क्यों न हो, उसमें कनक तिल्लियां क्यों न लगी हों। अगला शब्द है होड़ा होड़ी। अर्थ है मुकाबला या प्रतिस्पर्धा, यानी कि अंग्रेजी में जिसको कंपटीशन कहते हैं। तो होड़ा होड़ी का अर्थ है मुकाबला, प्रतिस्पर्धा। तो वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने की छात्रों में होड़ा होड़ी लगी रहती है। जो हमारी वार्षिक परीक्षाएं होती है उसमें प्रथम आने के लिए बच्चों में आपस में होड़ा होड़ी लगी रहती है। हर बच्चा सोचता है कि मैं प्रथम स्थान पर आऊं। तो उसके लिए हर बच्चे परिश्रम करते हैं, लगन से पढ़ते हैं और उनमें आपस में होड़ा होड़ी या प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। अगला शब्द है कनक कटोरी। यह वही कनक शब्द है जो पहले भी आ चुका है। कनक मीन्स सोना, कनक कटोरी, सोने की कटोरी। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, अगर आपको गुलाम बनाकर कनक कटोरी में भोजन दे तो वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको गुलाम बना लिया जाए, कहीं बांध कर रखा जाए, या जैसे पक्षियों को पिंजरे में बंद रखते हैं, भले ही फिर आपको कनक कटोरी, सोने की कटोरी में या सोने के बर्तनों में भोजन दें तो भी वह आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर प्राणी को स्वभाव से स्वतंत्रता बहुत ही पसंद है। बंधनों में रहना या गुलाम रहना किसी को भी पसंद नहीं अच्छा नहीं लगता या पसंद नहीं है। अगला शब्द है स्वर्ण श्रृंखला। ये कनक का ही समानार्थक शब्द है। कनक का अर्थ होता है सोना और स्वर्ण का अर्थ भी होता है सोना। तो सोने की श्रृंखला या जंजीर, सोने की जंजीर। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, किसी भी पक्षी या जीव को स्वर्ण श्रृंखला में बंधकर रहने की बजाय स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद है। यानी किसी भी पक्षी या जीव को स्वर्ण श्रृंखला में बंधकर रहने की बजाय स्वतंत्र रहना, आजाद रहना ही ज्यादा पसंद है। प्रश्न संख्या 9 का आखिरी शब्द है छिन्न भिन्न। छिन्न भिन्न का अर्थ है नष्ट होना या नष्ट करना। वाक्य इस प्रकार से रहेगा, हमें किसी पक्षी का घोंसला क्या होता है? पक्षी के रहने का आश्रय होता है, जगह होती है। किसी भी पक्षी का घोंसला छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें किसी भी पक्षी का जो घोंसला है, नीड है, आश्रय है, रहने की जगह है, उसको छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिए। आज के अध्याय का आखिरी प्रश्न नंबर 10, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है और फिर भाग क को देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के भाव को ध्यान में रखते हुए एक चित्र नीचे बनाओ। आपने इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है।
इसमें जो भाव है उसको समझना है और उसको ध्यान में रखते हुए आपने चित्र बनाना है। कोई एक चित्र बना सकते हैं, 2 चित्र बना सकते हैं। मैंने इस चित्र को, इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए ये चित्र बनाया है। नीड न दो चाहे टहनी का। नीड होता है घोंसला। भले ही आप हमें अपने घर या आसपास में किसी भी पेड़ पर नीड घोंसला ना बनाने दे, परंतु लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। परंतु भगवान ने हमें पंख दिए हैं। पंख किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए। तो आप हमारी उड़ान में, स्वतंत्र रूप से उड़ने में किसी प्रकार की बाधा या विघ्न न डालो, यानी कि हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। मैंने 2 चित्रों की सहायता से इस पंक्तियों के भाव को दर्शाने की कोशिश की है। यहां पर एक नीड बनाया है कि आप भले ही हमें नीड या घोंसला न बनाने दे। इसको मैंने क्रॉस किया है, मना किया है, और यहां पर सही का निशान है कि आप हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दें। प्रश्न संख्या 10 का ख भाग, नीड का क्या अर्थ है? क्या नीड और नीर एक ही हैं? नीड के लिए कौन सा शब्द हो सकता है? नीड से 2 वाक्य बनाओ। जैसा कि बच्चों आप समझ गए होंगे कि यह प्रश्न दोबारा से दिया गया है। यह प्रश्न इस अध्याय में पहले भी आ चुका है, यहां पर इसको दोबारा से दिया गया है। कोई बात नहीं, हम इस प्रश्न को दोबारा से हल कर लेते हैं ताकि यह प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। नीड का क्या अर्थ है? नीड का अर्थ है घोंसला। नीड और नीर एक नहीं है, यानी कि नीड और नीर अलग अलग शब्द हैं। नीड का अर्थ घोंसला और नीर का अर्थ जल या पानी है। नीर का अर्थ क्या होता है? जल या पानी। नीड से 2 वाक्य बनाओ। पहला वाक्य, बया पक्षी बहुत सुंदर नीड बनाता है। जो बया पक्षी होता है वह अपना बहुत ही सुंदर नीड यानी घोंसला बुनता है। अपनी चोंच से, तिनकों की मदद से बहुत सुंदर घोंसला या नीड बनाता है। दूसरा वाक्य, पक्षी तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना नीड बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि यह अध्याय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इस अध्याय से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।